गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टी मेथड्स एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का सिलेबस स्टार्ट किया है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 के हम अब तक जो है 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। अगर आपने अब तक के जो वीडियो नहीं देखे हों तो आप जो है हमारी चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है बाकी के वीडियो देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको अकाउंटेंसी के और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में हमारा आगे का जो टॉपिक है, प्रबंधकीय भूमिका, मैनेजमेंट रोल। प्रबंधकीय भूमिका का आशय प्रबंधक के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्य और क्रियाओं के समूह से है, जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उससे करता है और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है। मतलब प्रबंधक की जो भूमिका होती है बच्चों, वो प्रबंधकों के व्यवहार और व्यवहारों के समूह से होती है, तथा जो प्रबंधकों का कार्य होता है, प्रबंधकों की जो क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं से उनका संबंध होता है, जिसकी अपेक्षा समाज और संगठन उनसे करता है। यानी जो समाज होता है और जो संगठन है, संस्था है, वो प्रबंधकों के अच्छे व्यवहार की और उनके व्यवहारों के समूह की, उनके कार्यों क्रियाओं का अच्छे अपेक्षा करता है और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है। प्रबंधकीय भूमिकाएं प्रबंधकों की पद, स्थिति एवं उस पर प्राप्त अधिकारों की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी किस प्रबंधक की भूमिका कैसी रहेगी, तो वो प्रबंधकों का पद क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उस पर उनको अधिकार कैसे मिले हुए हैं, उन सब के ऊपर निर्भर करता है। प्रबंधकों के अतिरिक्त कौशल के साथ उनकी पद, स्थिति एवं अधिकार जोड़ दिए जाएं तो प्रबंधकों की भूमिकाएं निर्धारित होती है। प्रबंधकों के अलावा उनके साथ में अगर उनका कौशल, उनकी पद की स्थिति और अधिकार जोड़ दिए जाएं तो प्रबंधकों की भूमिकाएं बच्चों निर्धारित होती है। प्रबंध विचारक प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग ने प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंध के स्तर के साथ बदलता रहता है। यानी जो प्रबंधकों की क्रियाएं होती है, उनका अध्ययन करके जो यहाँ पर एक प्रबंध विचारक हैं प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग ने बताया है कि प्रत्येक कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंध के स्तर के साथ बदलता रहता है। यानी कि जो भी कार्य होता है, उस कार्य पर जो भी समय किसी प्रबंधक के द्वारा दिया जाता है, वो अलग अलग होता है। उच्च स्तर पर अलग होता है, मध्यम स्तर पर अलग होता है, निम्न स्तर पर अलग होता है। इसके बाद में हम बात करें बच्चों, प्रोफेसर हेनरी ने 5 बड़ी औद्योगिक इकाइयों के उच्च स्तरीय प्रबंधकों का अध्ययन किया। उनके शोध का मुख्य प्रश्न विषय यह था कि प्रबंधक वास्तव में क्या करते हैं। देखो, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है बच्चों, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रोफेसर हेनरी के शोध का मुख्य प्रश्न विषय क्या था। तो प्रोफेसर हेनरी के मुख्य शोध प्रश्न का विषय प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं। उनके शोध के अध्ययन की निम्नलिखित मान्यताएं थी। प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद, स्थिति और अधिकार सत्ता निर्णयन प्राप्त होती है। प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद, स्थिति और अधिकार सत्ता निर्णयन प्राप्त होती है। सत्ता एवं उच्च पद की स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। यानी प्रबंधकों को संस्था में जो उच्च पद मिलता है या अधिकार मिलता है, उसकी जो स्थिति होती है, वो अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों, अधीनस्थ काम करने वाले व्यक्तियों, सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण उनका आपसी संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। ये दोनों स्थितियां संगठन व लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करता है। ये जो दोनों बातें हैं, सत्ता और उच्च पद की स्थिति, ये दोनों ही स्थितियां संगठन और लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करता है। अब देखते हैं इसके बाद में हमारे पास प्रबंधकों की भूमिकाओं का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। प्रबंधकों की भूमिकाएं कौन कौन सी है। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में बच्चों 3 भूमिकाएं आती है। मुखिया की भूमिका, नायक या नेता की भूमिका, संपर्क अधिकारी की भूमिका। तो अंतर्वैयक्तिक जो प्रबंधकों की जो भूमिकाएं होती है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में अगर हम बात करें तो एक प्रबंधक के द्वारा 3 प्रकार की भूमिकाएं निभाई जाती है। मुखिया की भूमिका, नायक या नेता की भूमिका, संपर्क अधिकारी की भूमिका। सूचनात्मक भूमिकाओं में अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका होती है, प्रसारक या प्रचारक की भूमिका होती है, प्रवक्ता की भूमिका होती है। निर्णयात्मक भूमिकाओं में अगर हम बात करें, साहसी या उद्यमी भूमिका होती है, अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका होती है, संसाधन वितरक या आवंटक भूमिका होती है, मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका होती है। तो यह है प्रबंधकीय भूमिकाओं का वर्गीकरण।
अब हम बात करते हैं प्रबंधकीय भूमिकाओं का जो वर्गीकरण है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए जरा, अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं में क्या बात करते हैं, इंटरपर्सनल रोल्स। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं अपनी औपचारिक सत्ता, पद एवं स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। सबसे पहले संस्था का अध्यक्ष। इस भूमिका में अपनी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। तो यह भूमिका बहुत ही आसान से, मतलब वैसे आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन संस्था का अध्यक्ष होना कोई बहुत बड़ा मतलब छोटा काम नहीं है, बड़ा काम होता है। संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक क्या करता है, जो भी संस्था के वैधानिक प्रपत्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर हस्ताक्षर करने का काम करता है। सामाजिक जो कार्य होते हैं, सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उनमें भाग लेता है, समारोह वगैरह की अध्यक्षता करता है। इसके बाद में नेता की भूमिका की अगर हम बात करें, इस भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वे अपनी सत्ता, समन्वय, तकनीकों तथा अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, ये हमारी दूसरी भूमिका है अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं में। तीसरी भूमिका है संपर्क अधिकारी की भूमिका। तो देखो, इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों और संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में बात करें बच्चों सूचनात्मक भूमिकाएं। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों व ज्ञान का संग्रहण व वितरण करते हैं। इस प्रकार वे संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं, नर्व सेंटर माने जाते हैं। सूचनात्मक भूमिकाएं जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों और ज्ञान का यहाँ पर संग्रहण होता है और वितरण होता है। तो देखिए जरा, सूचनात्मक भूमिकाओं में कौन कौन सी भूमिकाएं आती है। सबसे पहले आती है प्रबोधक की भूमिका। प्रबंधक को नियोजन, निर्णयन व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्री एकत्रित करता है। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। तो जो प्रबंधकों का कार्य है वो नियोजन, निर्णय और अन्य प्रबंधकीय कार्यों के विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता करने के लिए होता है। तो वो इसके अंतर्गत प्रबंधक का जो मेन काम होता है बच्चों, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद में बात करें बच्चों प्रसारक की भूमिका में क्या होता है प्रबंधक का। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों व संबंधित इकाइयों को वितरित और प्रसारित करने का काम करता है। प्रबंधक जो होता है बच्चों, इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार अपने अधीनस्थों और संबंधित इकाइयों को वितरित करने का, प्रसारित करने का तथा इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं तथा मूल्य सूचनाएं दोनों प्रसारित की जाती है। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। प्रवक्ता की भूमिका की अगर हम बात करें तो प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारों, ग्राहकों, सरकार, समुदाय, संस्थाओं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से प्रेषित करता है। तो प्रवक्ता की जो भूमिका होती है बच्चों, संगठन की योजनाओं को, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकार जो होते हैं, ग्राहक, सरकार, समुदाय, इनको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से बताई जाती है प्रबंधकों के द्वारा। तो ये भी एक सूचनात्मक भूमिका है जिसमें प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम बात करें बच्चों निर्णयात्मक भूमिकाएं। यह प्रबंधकों की व्यूह रचना, निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। स्ट्रेटजी बनाने का काम होता है। ये भूमिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। उद्यमी, इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों और खतरों का पता लगाने का काम करता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों व सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तनों को लागू करता है। तो इस भूमिका के अंदर प्रबंधक का जो काम होता है, अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाएं, आगे फ्यूचर में व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, किस प्रकार के नए अवसर हो सकते हैं या कोई नई कठिनाइयाँ, खतरे अगर आने वाले हैं तो उनके बारे में पता लगाने का काम करता है।
तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों और सुधारों को लागू करने का काम करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तनों को लागू करता है। इसके बाद में बात करें बच्चों, उपद्रव निवारक। प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटाव, संघर्ष, अशांतियों को दूर करने का काम भी करता है। तो निर्णयात्मक भूमिकाएं प्रबंधक के द्वारा इस रूप में निभाई जाती है। वह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। वह हड़तालों, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों व कठिनाइयों पर विचार करके पद स्थिति और अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करने का काम करता है। तो यह है प्रबंधक की उपद्रव निवारक भूमिका निर्णयात्मक भूमिकाओं के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करें बच्चों संसाधन वितरक की भूमिका। इस भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों के समय प्रबंधन संसाधनों और कार्यों के बारे में कार्य योजना कार्यक्रम बनाता है और वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों के संसाधन प्राथमिकताएं निश्चित कराता है, बजट आदि तैयार कराता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब और कैसे, किसके लिए खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है। तो संसाधन वितरक की जो भूमिका होती है बच्चों, संसाधनों और कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाने से संबंधित होती है। वित्त, कच्चे माल और अन्य जो आपूर्ति है उनकी आवंटन के बारे में निर्णय लेने का काम करता है, बजट वगैरह तैयार करता है। ठीक है, तो ये संसाधन वितरक की भूमिका होती है। वार्ताकार भूमिका। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौतों संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है और वह विभिन्न विवादों की स्थिति में भी उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो बातचीत करने का जो काम होता है प्रबंधक का ही होता है विभिन्न पक्षकारों के बीच में, जैसे श्रम संघ हो गया, पूर्तिकर्ता हो गया, ग्राहक हो गए, सरकार व अन्य एजेंसियां हो गई। इनके साथ बातचीत करने का काम जो होता है बच्चों वो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है और वार्ताकार भूमिका निभाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें प्रबंधकीय पदानुक्रम। प्रबंध में कार्य करने के लिए पदानुक्रम व्यवस्था अपनाई जाती है बच्चों, अर्थात प्रत्येक संस्था में कुछ अधिकारी तथा कुछ अधीनस्थ बनाए जाते हैं। आवश्यकता होने पर यह पदानुक्रम व्यवस्था के अनुसार ही ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। इसी के अनुसार आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। नियमों और नीतियों को लागू करने का अधिकार तय किया जाता है। इस प्रकार पदों एवं अधिकारों की क्रमानुसार व्यवस्था करके ही प्रबंध कार्य को पूरा किया जाता है। ये वे प्रबंध स्तर होते हैं जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच लंबवत सीधी रेखा या संबंधों को बतलाते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो सत्ता, अधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं और इन्हें ही पदानुक्रम व्यवस्था कहते हैं। किसी संगठन में प्रबंध के पदानुक्रम कितने होंगे? देखिए बच्चों, किसी संगठन में प्रबंध के पदानुक्रम कितने होंगे यह संस्था के आकार, नियोक्ताओं के दर्शन, संगठन की विशेषताएं और सीमाएं, प्रबंधकों की क्षमताएं, अधिकारों के केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण की नीति पर निर्भर करता है। प्रत्येक संगठन में सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के कर्मचारियों में कार्यों व अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकारी अधीनस्थ का संबंध निर्मित होता है। अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध निर्मित होता है। यह संबंध लंबवत होते हैं और इससे ही प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होता है। तो यह है बच्चों प्रबंधकीय पदानुक्रम के बारे में। इसके बाद में हम बात करें उच्च स्तरीय प्रबंध। सामान्यतः उच्च या शीर्ष स्तर पर पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह उच्च स्तरीय उच्च प्रबंध कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबंध की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में नियोजन और नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आदि आते हैं। इसे मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सामान्यतया उच्च या शीर्ष स्तर पर पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह होता है, उच्च स्तरीय या उच्च प्रबंधक कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबंध की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में नियोजन और नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। और देखिए बच्चों, उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या क्या शामिल होते हैं? संचालक मंडल आता है, अध्यक्ष आता है, प्रबंध संचालक आता है, महाप्रबंधक आता है और इसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं।
उच्च स्तरीय प्रबंधक का जो मुख्य कार्य होता है संस्था की नीतियों का निर्धारण करना होता है ताकि संगठन का कुशल संचालन किया जा सके। लिंग्विस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य बताए गए हैं बच्चों। निर्णयात्मक कार्य, विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रक्रिया संरचना, समन्वय एवं अधिकारियों की नियुक्ति करना, नीति निर्धारण और विश्लेषण, क्रियान्वयन, अधिकारों का हस्तांतरण, वित्तीय साधन का चुनाव एवं उन्हें जुटाना और लाभ का वितरण करना। तो ये जो बात आती है बच्चों निर्णयात्मक कार्य के अंतर्गत आती है। प्रबंधकों का, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का जो निर्णयात्मक कार्य होता है उसके अंतर्गत विचारों के उद्गम से बात शुरू होती है और लाभ वितरण तक बात चलती है। मंशा राय जानना, यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं विभिन्न पक्षकारों की राय जानने का काम भी करते हैं। न्याय संबंधी कार्य करना, नीतियां एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की तुलना करना, यानी जो नीतियां और उद्देश्य बनाए गए हैं उन उद्देश्यों की तुलना किस प्रकार से करें, लागत एवं वैकल्पिक आधार का मूल्यांकन क्या हो, तो ये बातें जो है बच्चों इसी के अंतर्गत आती हैं, न्याय संबंधी कार्यों में आता है। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा ये 3 कार्य किए जाते हैं। इसके बाद में बात करें बच्चों, उच्च स्तरीय प्रबंधक के कुछ सहायक कार्य भी होते हैं। कौन कौन से सहायक कार्य हैं? उपक्रम के उद्देश्यों को निश्चित करना और नीतियों की व्याख्या करना, आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना, यानी जो व्यवसाय है वो दीर्घकाल तक चले इस प्रकार की व्यवस्था करना, बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं एवं परिणामों की जांच करना, संगठन संरचना के अंतर्गत अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को विकसित करना और उसको बनाए रखना, अधिकारियों में मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता का उच्च स्तर बनाए रखना, ये भी जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक का कार्य है। मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना, मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनका चयन करने का काम भी उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत होता है। उपक्रम की संपत्तियों के प्रन्यासी या निक्षेपी के रूप में कार्य करते हुए उनकी सुरक्षा करना, तो ये जो कार्य होता है उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं बच्चों मध्य स्तरीय प्रबंध। प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षीय प्रबंध इसका दूसरा नाम है। मध्य स्तरीय प्रबंध का आशय उस स्तर से है जो उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जो उच्च स्तर और निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके बीच में तालमेल बैठाने का जो काम होता है वो मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। अर्थात विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं प्रथम व्यक्ति प्रबंध के मध्य स्तर पर कार्यरत प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंध कहलाता है। मेरी कुशिंग नाइल्स ने कहा है कि मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित कराते हैं। वे आदेश निर्देश और परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते हैं। यानी जो मध्य स्तरीय प्रबंध होते हैं इनके पास जो भी आदेश आते हैं ऊपर से तो उनको नीचे की ओर प्रेषित करते हैं और जो भी सुझाव और निवेदन शिकायतें होती है वो ऊपर की ओर यानी उच्च स्तरीय प्रबंध की ओर प्रेषित करते हैं। इस प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध में मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, उत्पादन, विपणन, वितरण एवं कार्मिक प्रबंध आदि तथा क्षेत्रीय प्रबंधक आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों का मुख्य कार्य क्रियात्मक तथा परिचालन प्रबंध तथा उच्च वर्गीय प्रबंधकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य होता है। तो यह है बच्चों मध्य स्तरीय प्रबंध। इसके बाद में हम बात करें मध्य स्तरीय प्रबंध के अन्य कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य नीतियों की व्याख्या करना और समझाना, यानी जो नीतियां उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा बनाई गई थी उन नीतियों की व्याख्या करना और उनको समझाना। समझाना किसको है? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग देना, विभागीय कार्यों के समन्वय में सहयोग देना, परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, पर्यवेक्षीय प्रबंध स्तर पर उत्पन्न विवादों को निपटारा करना, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना। तो ये जो बात है बच्चों ये मध्यम स्तरीय प्रबंध के अन्य निम्नलिखित कार्य हैं। इसके बाद में बात करें हम बच्चों प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक प्रबंध यानी निम्न स्तरीय प्रबंध हम इनको कहते हैं। इसे निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं। इसका तात्पर्य उन कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से है जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी कर्मचारियों के
कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन करना होता है। आरसी डेविस के शब्दों में पर्यवेक्षीय प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से है जिनका मुख्य कार्य संचालन कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण एवं निर्देश करना होता है। इनका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित एवं तकनीकी प्रकृति का होता है। इस प्रकार प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध में शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फोरमैन, खंड प्रभारी एवं पारी प्रभारी आदि सम्मिलित होते हैं। प्रथम पंक्ति प्रबंध का मुख्य कार्य योजना अनुसार कार्य करना होता है, कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। पर्यवेक्षकों तथा श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करने का कार्य निम्न स्तरीय प्रबंधक का होता है। इसके बाद में बात करें बच्चों, प्रथम पंक्ति प्रबंध के अन्य कार्य कौन कौन से हैं? संचालकीय योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनके त्रुटियों में सुधार करना, कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारियों की कार्यविधियों का ज्ञान करवाना, कर्मचारियों या श्रमिकों को कार्यभार सौंपना, विभिन्न संचालकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना, अधिकारियों से संपर्क रखना एवं आवश्यक सूचनाएं देना, दैनिक कार्य के प्रवाह पर नियंत्रण रखना, कर्मचारियों के मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना एवं उनमें अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों के व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना, उनकी कार्य समस्याओं को हल करना। ये प्रथम पंक्ति जो प्रबंध है यानी कि आपके निम्न स्तरीय प्रबंध है उनका कार्य होता है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, यानी कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका मूल्यांकन करने का जो कार्य होता है बच्चों, वो भी संस्था का ही होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों का होता है। इसके बाद में हम बात करें प्रबंध के पदानुक्रमों को हम एक चार्ट के रूप में यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों। स्वामी, अंशधारी, ठीक है, सबसे पहले स्वामी हो गए, कंपनी के अंशधारी हो गए, उनमें से किसी अंशधारियों का इस संचालक मंडल के रूप में चयन होता है। उन्हीं में से फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक बनाए जाते हैं। ये प्रबंध का टॉप मैनेजमेंट होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में प्रबंध संचालकों के अंतर्गत विभागीय अध्यक्ष होते हैं। विभागीय अध्यक्ष अलग अलग विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे उत्पादन विभाग का अध्यक्ष अलग हो गया, विपणन विभाग का अध्यक्ष हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग हो गया, सेवी वर्गीय जो होते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट होते हैं उसका विभाग का अध्यक्ष अलग हो गया। इसे हम मध्यम स्तरीय प्रबंध कहते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के जस्ट नीचे जो प्रबंध होता है वो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है। इसके बाद में हम बात करें बच्चों विभागीय उपाध्यक्ष। विभागीय उपाध्यक्ष में मध्यवर्ती प्रबंध की बात हम करें, विभागीय उपाध्यक्ष में उत्पादन विभागीय अध्यक्ष हो गया, ये उसी की बात अपन वापस कर रहे हैं। उत्पादन विभाग हो गया, विपणन विभाग हो गया, वित्त विभागीय उपाध्यक्ष हो गया और सेवी वर्गीय उपाध्यक्ष हो गया। यानी कि ये पिछले वाली स्लाइड पर तो अपन ने देखा था विभागीय अध्यक्ष, अध्यक्षों के नीचे होता है उपाध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात चल रही है, तो विभागीय उपाध्यक्ष भी होंगे, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष होता है। मध्यम स्तरीय प्रबंध की बात चल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम पंक्ति प्रबंधक, जो कार्यालय प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक है, फोरमैन है। सबसे निम्न स्तर का जो कर्मचारी होता है वो फोरमैन होता है। पर्यवेक्षी या परिचालन प्रबंध कहते हैं, इसको सुपरविजरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। देखिए बच्चों, हमारे चैनल पर आपको बिजनेस स्टडी क्लास 12th RBSc, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी हम हमारे चैनल पर JVNL जूनियर अकाउंटेंट और RPSC फर्स्ट ग्रेड का कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो भी आपके कोई बड़े भैया दीदी हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम कॉमर्स वालों के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम जूनियर अकाउंटेंट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।